तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमा सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम रोहतक हरियाणा का सीन देखते हैं, जहां पर सामूहिक विवाह हो रहा था। फिर जब एक लड़की को यहाँ शादी के लिए लाया जाता है तो अपने पिता के उम्र का आदमी देखकर वो लड़की चिल्लाने लगती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। इस पर वहाँ एक मीना नाम की लेडी आती है, जो बड़े प्यार से उस लड़की से कहती है कि तुझे नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तो अंदर जाकर आराम कर। फिर मीना किसी दूसरी लड़की को बुलाकर ये शादी करवा देती है। हालांकि यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि यहाँ सारी ही दुल्हन काफी कम उम्र की थी और दूल्हे इन सब की बाप की उम्र के थे, जिससे ये साफ था कि मीना कुछ गलत काम कर रही है। शायद वो इन लड़कियों को कहीं से उठाकर लाई है और जबरदस्ती शादी करा रही है। जिसके बाद हमें डीआईजी वर्तिका की आवाज सुनाई देती है, जो बताती है कि मैंने दिल्ली में बहुत से केस सॉल्व किए हैं, लेकिन एक केस ना सॉल्व कर पाने पर मुझे सजा के तौर पर आसाम में ट्रांसफर कर दिया गया। पर गुनाह कहाँ छुपता है, और एक दिन इतना बड़ा केस मेरे हाथ लगा, जिसके कारण पूरा देश हैरानी में आ गया था। फिर हम वर्तिका को देखते हैं, जो आ जाकर राइफल्स की स्मगलिंग के लिए नाकाबंदी की बात कर रही थी। हालांकि इन्हें अभी तक एक भी ट्रक में राइफल्स नहीं मिली थी। फिर एक ट्रक इनकी ओर आता है और पुलिस को देखते ही वो लोग उस ट्रक को छोड़कर भाग जाते हैं। केवल यहाँ ड्राइवर बचता है। तब ये लोग सोचते हैं कि ऐसा ट्रक में क्या है जो बाकी लोग छोड़कर भाग गए, और चेक करने पर पता चलता है कि इसमें तो कई सारी लड़कियां दिल्ली ले जाई जा रही थी, वो भी गलत काम के लिए, जो देखकर वर्तिका के होश उड़ जाते हैं। फिर ड्राइवर से पूछताछ करने पर वो बताता है कि वो यहाँ से सीधा दिल्ली जाने वाला था और उसे रास्ते से 2-3 लड़कियों को और पिक करना था। साथ ही इससे पहले भी एक ट्रक निकला है दिल्ली के लिए, जरूर उसमें भी लड़कियां होंगी। हालांकि ड्राइवर को ये नहीं पता था कि इन सब के पीछे कौन है। फिर वर्तिका उन लड़कियों के बारे में पता करवाती है तो मालूम पड़ता है कि इन सब लड़कियों को शहर में नौकरी देने के बहाने लेकर जा रहे थे, जिसमें से कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। तभी वहाँ का पुलिस वाला भी वर्तिका को एक सोनम नाम की लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि सोनम की दादी ने 2 दिन पहले पास के ही पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है। जरूर सोनम का भी इसी केस से लेना देना होगा, क्योंकि सोनम काफी स्मार्ट लड़की है और पढ़ी लिखी भी है। ये सब सुनकर वर्तिका तुरंत अपने जूनियर भूपेंद्र को फोन करती है, जो इस समय दिल्ली में है, और वो इस केस के बारे में बताती है। साथ ही कहते हैं कि वहाँ एक लड़कियों से भरा ट्रक आ गया होगा, उसके बारे में पता करो, क्योंकि ये केस बहुत ही सीरियस है। तब भूपेंद्र भी इस काम में लग जाता है। इसके बाद हम नई दिल्ली का सीन देखते हैं, जहाँ नीति सिंह नाम के पुलिस वाली को दिखाया जाता है। यहाँ परिवार की एक पूजा में नीति अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देखती है। असल में नीति और उसका पति जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, क्योंकि नीति की नौकरी के कारण वो कभी अपने पति को टाइम नहीं दे पाई और इसीलिए इनका तलाक होने वाला है। अब यहाँ नीति को अपने पति के साथ दूसरी लड़की देखकर जलन तो होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। तभी नीति पर विमला नाम की ऑफिसर का फोन आता है, जो बताती है कि एक बच्ची मिली है जिसे एम्स में कोई छोड़कर भाग गया और अब उसका इलाज चल रहा है। ये केस देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म किया है। ये सुनकर नीति तुरंत उस बच्ची को देखने चल देती है। फिर नीति जब हॉस्पिटल आती है तो बच्ची की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्ची के गाल पर किसी ने काटा था और बच्ची के सर पर भी भारी चोट आई थी। फिर डॉक्टर कहती है कि बच्ची की हालत बहुत ही नाजुक है, उसकी माँ कहाँ है, उन्हें बुलाइए। तो नीति कहती है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है, जैसे ही मिलेंगी हम ले आएंगे। फिर नीति सीधा हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने जाती है और उसमें एक लड़की नजर आती है जो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गई थी। तब नीति तुरंत उस ऑटो वाले का नंबर नोट करती है, जिसके जरिए वो लड़की हॉस्पिटल आई थी। जिस पर विमला कहती है कि ये उस बच्ची की माँ तो नहीं लग रही, क्योंकि इस लड़की की उम्र बहुत कम है। फिर नीति तुरंत उस ऑटो वाले का पता जयराज और सुधीर नाम के ऑफिसर को करने के लिए कहती है और वो उस नंबर के जरिए ऑटो वाले के घर तक आ जाते हैं। तब जयराज पूछता है कि एक लड़की घायल बच्चे को लेकर एम्स आई थी, उसे कहाँ से उठाया था तुमने? तो वो आदमी जयराज को एड्रेस दे देता है। इधर वर्तिका अपने सीनियर के पास ये लड़कियों का केस लेकर आई थी कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है इस राज्य में, जिस पर वो ऑफिसर कहते हैं कि हम ये केस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दिल्ली और असम दोनों राज्य शामिल होंगे और ऐसे इंटर स्टेट मिशन करना मुश्किल होता है। ये सुनकर वर्तिका अपने सीनियर से कहती है कि सर, आप मुझे एक पेपर पर साइन करके दे दीजिए कि आपने मुझे इस केस पर काम करने से मना किया है, ताकि आगे मुझ पर कोई सवाल ना उठाए। ये सुनकर ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं और वो वर्तिका को केस की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद हम दिल्ली उत्तम नगर का सीन देखते हैं, जहाँ पर 20 लड़कियों को लाया जाता है और उसमें वो सोनम भी थी, जिसकी दादी ने मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। फिर यहाँ कल्याणी नाम की लेडी इन सब लड़कियों को अपने घर में लाती है और इन सबसे कहती है कि तुम सबको अगर नौकरी करनी है तो सुंदर दिखना होगा, इसलिए मेकअप करना सीख लो। साथ ही वो एक लड़की को भी लाती है कि अब यही तुम्हें मेकअप करना सिखाएगी। पर सोनम देखती है कि ये लड़की तो पहले से चोटिल है और यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। असल में दोस्तों, सोनम भी यहाँ काम के सिलसिले में लड़कियों के साथ आ गई थी, क्योंकि उसे अच्छी नौकरी करके पैसे कमाने थे। वहीं हम राहुल नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड खुशी से चैट पर बात कर रहा था। फिर वो कल्याणी से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए
जाना पड़ेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर राहुल निकल जाता है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं जिस पर कल्याणी का फोन आता है और हमें पता चलता है कि कल्याणी ने इन लड़कियों को मीना को सप्लाई करने के लिए मंगाया है। फिर कल्याणी कहती है कि अभी केवल 20 लड़कियां मिली हैं, बाकी 10 मैं जल्दी भेज दूंगी। जिस पर मीना कहती है कि मुझे पूरी 30 लड़कियां चाहिए। इधर जयराज और सुधीर उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वो एक लॉज का एड्रेस था। तो वहाँ लड़की की फोटो देखकर वहाँ का एम्प्लॉय बताता है कि ये तो खुशी है और वो यही एक रूम में रहती है अपने पति और एक बच्ची के साथ। तब ये लोग रूम देखने चल देते हैं। अब यहाँ रूम में खुशी और राहुल की फोटोज लगी थी, वही बच्ची के साथ। और फिर जब ये बाथरूम की ओर जाते हैं तो वहाँ खून पड़ा था, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। वहीं बिस्तर पर भी कहीं कहीं खून गिरा था। फिर ये लोग वहाँ पड़ोस के आदमी से खुशी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहाँ खुशी से मिलने राहुल आता है और पुलिस वालों को अपने रूम के बाहर देखकर चुपचाप निकल लेता है। फिर हम रोहतक का सीन देखते हैं जहाँ मीना के पास उसकी असिस्टेंट कुसुम 5 लड़कियों को लेकर आती है, जिनसे मीना कहती है कि तुम सबको इंग्लिश तो आती है ना? तो लड़कियां हाँ कहती हैं। तब मीना कहती है कि तुम सबको अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी और तुम खूब पैसा कमाओगी, जो सुनकर लड़कियां खुश हो जाती हैं। इसके बाद वहाँ विजय नाम का आदमी आता है जो मीना का लवर था और वो यहाँ इन लड़कियों के नकली पासपोर्ट बनवा के लाया था। तब मीना कहती है कि जॉन गुप्ता नाम के आदमी को इंडिया में नई लड़कियों का सप्लायर चाहिए, अगर हमारी डील हो जाती है तो हम खूब पैसा कमाएंगे। इधर वर्तिका दिल्ली आ गई थी अपने केस के सिलसिले में, जो जानकर उसका पति और बेटी चांदनी बहुत खुश होते हैं। फिर हम खुशी को देखते हैं जो एक पार्क में बैठी थी और उसे बार बार बच्ची का ख्याल आ रहा था। तभी वो देखती है कि उसके पास राहुल की कॉल आई थी, पर खुशी को वो पता नहीं चला। तब खुशी वापस कॉल करती है तो राहुल उससे कहता है कि तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। जिस पर खुशी कहती है कि मैंने बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी। राहुल पूछता है कि वो बच्ची नूर कहाँ है, तो खुशी बताती है कि मैं उसे हॉस्पिटल में छोड़ आई। तब राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कर तो वहीं बैठी रहे, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, क्योंकि पुलिस वाले शायद तुझे ढूंढ रहे होंगे। ये कहकर राहुल खुशी को ढूंढने चल देता है। इधर उस बच्ची नूर की हालत काफी खराब थी, तो डॉक्टर नीति को नूर की पायल देकर कहती है कि इसे अपने पास रख लो, यहाँ गुम हो जाएगी। फिर थाने में नीति के पास जयराज आकर बताता है कि वहाँ ना तो खुशी आई और ना ही राहुल। तब जयराज कहता है कि जैसे खुशी ने कमरा सजाया था ना, इससे मालूम पड़ता है कि ये काफी हैप्पी फैमिली थे, तो जरूर ये खुशी नूर को देखने हॉस्पिटल आएगी। जिस पर नीति जयराज और विमला को भेज देती है कि जाओ वहाँ नजर रखो। वहीं नीति सुधीर से कहती है कि उस लॉज के आसपास राहुल का पता करवाओ, क्योंकि ये शातिर आदमी लग रहा है। फिर ये लोग काम पर लग जाते हैं और सुधीर राहुल का पता करते करते एक मैकेनिक की दुकान पर आता है, जो राहुल की फोटो देखकर कहता है कि ये काफी हरामी आदमी है, जिसने एक मैकेनिक की 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये कहाँ गया पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि खुशी हॉस्पिटल के पास बैठी थी और जयराज और विमला भी इन्हें पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ राहुल खुशी को लेने आता है, जो विमला कैमरा पर देख लेती है और वो जयराज को बताती है। तब राहुल भी कार भगाता है और जयराज इनके पीछे लग चुका था। जिसके बाद थोड़ा आगे चलकर राहुल खुशी को भागने के लिए कहता है, लेकिन खुशी गाड़ी से नहीं उतरती। ये देख राहुल भाग जाता है क्योंकि पुलिस पास में आ रही थी। तब जयराज खुशी को अरेस्ट करके सीधा थाने ले आता है। इधर वर्तिका को भूपेंद्र बताता है कि एक ट्रक में लड़कियों की फुटेज मिली है, तो वर्तिका वही फुटेज देख रही थी। तब उसमें वर्तिका को सोनम दिखती है, जिसे वो पहचान जाती है। यहाँ जिस बस में लड़कियों को ले जा रहे थे उस पर लिखा नाम भूपेंद्र नोट कर लेता है, स्विंग ट्रेवल्स, और अब इन्हें इसी का पता करना था। फिर हम थाईलैंड का सीन देखते हैं जहाँ मीना अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर आती है, जो इंग्लिश काफी अच्छी बोलती थी, और यहाँ जॉन नाम के आदमी को वो ये लड़कियां बेच देती है। ये देखकर इन लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में मीना ने इन लड़कियों को बेच दिया था, जिसे जॉन कहता है कि अब मुझे ज्यादा लड़कियां चाहिए होंगी। इस पर मीना मान जाती है और अपने पैसे लेकर चल देती है। ये देखकर लड़कियां चिल्लाने लगती है कि हमारे साथ ऐसा मत करो। तब जॉन के आदमी इन लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद हम वर्तिका को अपनी बेटी चांदनी के साथ देखते हैं, जहाँ चांदनी एक रिपोर्टर बन चुकी है। यहाँ वो अपनी माँ से कोठे के बारे में पूछती है कि आपने वहाँ रेड मारी थी ना, तो क्या हुआ था? जिस पर वर्तिका बताते हैं कि वहाँ का हाल बहुत बुरा है। वहाँ छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी तक हर किसी को इतना टॉर्चर किया जाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फिर यहाँ नूर का केस मीडिया में भी आ गया था, तो डॉक्टर बता रही थी कि बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं नीति भी आकर कहती है कि हम नूर की माँ को ढूंढ रहे हैं। इधर विमला खुशी से पूछताछ कर रही थी, तो खुशी अपनी उम्र 20 साल बताती है, पर विमला जानती थी कि ये झूठ कह रही है। साथ ही विमला और सवाल करती है तो खुशी सबका जवाब गलत देती है, जो सुनकर विमला चली जाती है। इधर नीति आज अपने पति को आकर तलाक दे देती है और फिर उसका पति अकेले में मिलकर कहता है कि अब मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहना, जो सुनकर नीति चली जाती है। इसके बाद वर्तिका अपने ऑफिस आती है, जहाँ विमला उसे नूर के बारे में बताती है और कहती है कि जो लड़की नूर को छोड़कर गई थी वो अंदर है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही। यहाँ मीना के पास जॉन का फोन आता है, जो कहता है कि तुम्हारी लाई लड़कियां बहुत अच्छी है, इसलिए अब मुझे 40 लड़कियां लाकर
दो, हर लड़की का 15 लाख मिलेगा। जो सुनकर मीना तुरंत हाँ कर देती है। यहाँ वर्तिका इसी लड़कियों के केस पर बात कर रही थी, तभी वहाँ आशुतोष नाम का ऑफिसर आकर बताता है कि ये मिनी वैन जो थी उसका पता चल गया है। जो सुनकर वर्तिका भूपेंद्र के साथ चल देती है। फिर ये लोग उसी मिनी वैन के ओनर के पास आते हैं जो गाड़ियाँ किराए पर देता था, और वहाँ इन्हें राहुल का लाइसेंस मिलता है जो अपने नाम से मिनी वैन ले गया था, और राहुल का असली नाम अमजद था। ये देखकर भूपेंद्र कहता है कि इसका मतलब नीति जो नूर के केस पर काम कर रही है उसका और हमारा केस सेम है, क्योंकि ये अमजद दोनों से कनेक्टेड है। इधर अमजद अपने लिए काठमांडू का टिकट लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। यहाँ नीति से मिलने वर्तिका आती है और बताती है कि अमजद हम दोनों के केस में शामिल है। वही लड़कियां इधर उधर सप्लाई करता है। तभी वहाँ आशुतोष आकर बताता है कि अमजद का किसी साफिया नाम की लेडी के साथ जॉइंट अकाउंट है, जिस पर वर्तिका कहती है कि साफिया का एड्रेस निकालो। इसके बाद हम कल्याणी को देखते हैं जो अपने साथ 30 लड़कियों को ले आई थी, जो देखकर मीना खुश हो जाती है। तब मीना कहती है कि मुझे 10 और चाहिए, तो कल्याणी कहती है कि आप चिंता मत करो, 3 दिन में वो भी ले आऊंगी। साथ ही कल्याणी बताती है कि एक पुलिस वाली वर्तिका हमारे काम के पीछे पड़ी है, इसलिए बहुत सतर्क रहकर काम करना पड़ रहा है। जो सुनकर मीना चौंक जाती है। फिर यहाँ मीना इन सब लड़कियों से यही कहती है कि तुम्हें मैं अच्छी नौकरी दिलाऊंगी, तुम चिंता मत करो। पर बेचारी लड़कियों को क्या पता ये उन्हें बेचने वाली है। इधर वर्तिका खुशी से बात करने आती है तो खुशी तब भी अच्छे से बात नहीं करती। तब वर्तिका उसे नूर की फोटो दिखाकर इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिस पर खुशी कहती है कि मैं नूर और राहुल के साथ बहुत खुश थी, उसी ने मुझे धंधे से निकाल कर मुझसे शादी की थी, और असल में खुशी की उम्र 14 साल थी। तब वर्तिका पूछती है कि तुम्हें नूर कहाँ से मिली थी, जिस पर खुशी कहती है कि कल्याणी ने दिया था राहुल को। और वर्तिका पूछती है कि ये कल्याणी कौन है, तो खुशी बताती है कि यही सबकी दलाल है जो लड़कियों को नौकरी देने के बहाने अपने पास बुलाती है। वर्तिका पूछती है कि ये बताओ नूर के साथ हुआ क्या था, जिस पर खुशी कहती है कि एक दिन नूर बार बार रोए जा रही थी, और जब मैंने उसे कुछ खिलाने की कोशिश की तो उसने रोते हुए मेरे हाथ पर काट लिया। मैं पूरा दिन थक चुकी थी तो मैंने गुस्से में नूर के दोनों गालों पर काट लिया, जिससे खून बहने लगा, और जब मैं खून साफ करने बाथरूम में गई तो नूर बाथरूम में गिर गई। इसी के कारण उसके सर में भी चोट आई। ये सब देखकर मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल में छोड़कर भाग आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितना सब कुछ हो जाएगा। ये जानकर वर्तिका के होश उड़ जाते हैं। फिर वर्तिका कल्याणी का एड्रेस लेकर चल देती है, जिसके बाद नीति भूपेंद्र के साथ जाकर सीधा कल्याणी को उठा ले आती है। हालांकि कल्याणी यहाँ बार बार ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसने कुछ किया ना हो। इधर राहुल साफिया के पास आया हुआ था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो साफिया को धोखा देकर भाग गया था, और अब जब पुलिस पीछे पड़ी है तो वो साफिया के पास वापस आ गया। यहाँ वो कहता है कि मैं तुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ जयराज आकर राहुल को अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ राहुल से पूछताछ होती है और एक तरफ कल्याणी से, लेकिन दोनों कुछ नहीं बता रहे थे। फिर यहाँ कल्याणी कहते कि जब तक मेरा वकील नहीं आता मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। ये कहकर वो सीधा वकील को कॉल करने के बहाने मीना को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पुलिस उठा ले गई, इसलिए कोई अच्छा सा वकील भेजिए। जो सुनकर मीना हैरान थी और वो कहती है कि वकील तुम तक पहुंच जाएगा, तुम चिंता मत करो। वहीं मीना फोन पर बात करके अपना सिम तोड़ देती है कि कहीं पुलिस उस तक ना आ जाए। जिसके बाद कल्याणी को कोर्ट में पेश किया जाता है और कल्याणी का वकील कह रहा था कि कल्याणी एक सोशल वर्कर है, उसे फालतू में फंसाया जा रहा है। तब वर्तिका जज से कहती है कि इनका नाम लड़कियां सप्लाई करने में आया है, ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, इसलिए हमें इन्हें 3 दिन की कस्टडी में रखने की परमिशन दी जाए। जिस पर जज वर्तिका की बात मानते हैं और उन्हें कल्याणी की 3 दिन की कस्टडी दे देते हैं, जो जानकर कल्याणी के होश उड़ गए थे। फिर जब कल्याणी को ये लोग ले जा रहे होते हैं तभी वहाँ 2 बाइक पर लड़के आकर कल्याणी को गोली मारकर भाग जाते हैं, जिससे कल्याणी की यही मौत हो जाती है। और ये देखकर वर्तिका के होश उड़ गए थे कि केस की एक ठोस कड़ी सामने आई थी, वो भी मारी गई। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें मीना के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ मीना की शादी उससे काफी बड़ी उम्र के आदमी से करा दी गई थी, जो आज भगवान को प्यारा हो गया। और इसलिए मीना यहाँ के लोगों से कह रही होती है कि अब भले ही चौधरी साहब जिंदा नहीं है, पर मैं आपको कभी दिक्कत आने नहीं दूंगी, और इस गाँव में भले ही लड़कियां ना हो, लेकिन मैं बाहर से लड़कियां लाकर हर आदमी की शादी कराऊंगी। शायद इसी के बाद से मीना ने लड़कियों का ये धंधा शुरू कर दिया था। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वकीलों ने धरना दे दिया था कि कैसे 2 आदमी कोर्ट में आकर मर्डर करके चले गए, इसलिए इनकी मांग थी कि उन कातिलों को सजा दिला दी जाए। इसके बाद यहाँ वर्तिका उन्हीं गोली चलाने वालों की फुटेज देख रही होती है और उसके सीनियर भी उसे फोन करके यही कहते हैं कि कैसे भी करके कातिलों को ढूंढो। जिसके बाद वर्तिका सीधा राहुल के पास आती है और उसे कहती है कि बताओ कल्याणी को जानते हो या नहीं। इस पर राहुल अभी भी कह रहा था कि नहीं, लेकिन नीति उसे कल्याणी की मौत वाली फुटेज दिखाती है कि हमारा साथ नहीं दोगे तो ऐसे ही मौत हो जाएगी, जो देखकर राहुल डर जाता है और बताना शुरू करता है। तब वर्तिका पूछती है कि नूर की माँ कौन थी। राहुल कहता है कि उसका नाम शबनम था, जिसे मैंने कल्याणी के कहने पर रोहतक के फार्म हाउस पर छोड़ा था, और कल्याणी का काम ही यही था, मासूम लड़कियां लाकर उन्हें
उन्हें धंधे में भेजना। फिर वर्तिका पूछती है कि कल्याणी ये लड़कियां किसे भेजती थी, तो राहुल को उसका नाम नहीं पता था, बस वो कहता है कि कल्याणी उसे बड़ी दीदी कहकर बुलाती थी। फिर वर्तिका बाहर निकलकर नीति से कहती है कि हमें शबनम को ढूंढना होगा, और राहुल कह रहा था कि उसने शबनम को किसी फार्म हाउस पर छोड़ा था। तो नीति रोहतक निकल जाती है क्योंकि उसे भी एक मैरिज ब्यूरो के बारे में पता चला था, जिससे उसे लगता है कि शायद शबनम का हमें कुछ पता चल जाए। फिर वहाँ भूपेंद्र आकर बताता है कि जिन दो लड़कों ने बंदूक चलाई थी उनका चेहरा दिख गया, लेकिन ये दोनों काफी समय से कोर्ट के बाहर खड़े थे, जिसका मतलब है कि अगर कल्याणी को बेल मिल जाती तो ये लोग उसे मारते नहीं, और कल्याणी को जैसे ही हमने कस्टडी में लिया तो इन्हें मारने का ऑर्डर मिल गया होगा। यानी कल्याणी इस धंधे की मास्टरमाइंड को जानती थी। तब वर्तिका कहती है कि मुझे मेरे इन्फॉर्मर से मिलना होगा, इसलिए वो भी वहीं निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वर्तिका एक लंदन नाम के आदमी से मिलती है जो वर्तिका का इन्फॉर्मर था, और वो बताता है कि जिन दो लड़कों ने गोली चलाई थी वो नशेड़ी हैं और पैसों के लिए ये मर्डर वगैरह करते हैं। तब वर्तिका कहती है कि मुझे 24 घंटे के अंदर उनका पता चाहिए, जिस पर लंदन भी मान जाता है। इधर कुसुम लड़कियों को सजा रही थी और उनकी फोटोज भी ले रही थी क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, जिससे सारी लड़कियां डर गई थी। फिर हम रोहतक का सीन देखते हैं जहाँ नीति आ गई थी और वो वहाँ की पुलिस वाली सिमरन के साथ उसी मैरिज ब्यूरो पर आ जाती है जांच करने के लिए, पर यहाँ दरवाजे पर तो ताला था। तब सिमरन ताला तोड़ देती है और ये लोग तलाशी लेने लगते हैं। फिर इन्हें यहाँ काफी सारे लोगों की शादी की फोटोज मिलती है, जिन्हें नीति अपने साथ सबूत के तौर पर रख लेती है। इधर खुशी को पुलिस वाले एक एनजीओ में भेज देते हैं ताकि ये वहाँ शांति से रह सके, पर बस में कुछ लड़कियां खुशी पर हमला कर देती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्ची को नुकसान पहुँचाने की। तब यहाँ खुशी चुपचाप मार खा लेती है क्योंकि वो खुद ट्रॉमा में थी। यहाँ नीति और सिमरन इतनी सारी शादी की फोटोज देखकर यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ लड़कियों की एज काफी कम है और सारे आदमियों की उम्र ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये शादी गैर कानूनी हो और लड़कियों को जबरदस्ती यहाँ लाया जाता हो। फिर सिमरन कहती है कि एक आदमी हमारे इस काम में मदद कर सकता है। ये कहकर वो नीति के साथ सीधा सुखदेव नाम के आदमी से मिलने आती है। फिर यहाँ जैसे सिमरन सुखदेव को शादी की फोटोज दिखाती है तो सुखदेव के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जिस पर नीति कहती है कि फिर तो आपको भी जेल जाना होगा। ये सुनकर सुखदेव कहता है कि पूछो क्या पूछना है। तो नितिन सारी शादी की फोटो दिखाकर पूछती है कि इनमें से किसी को जानते हो तो बता दो। तो सुखदेव भी एक आदमी की फोटो देखकर कहता है कि ये तो किराने की दुकान चलाता है और इसका नाम सुनील है। ये सुनकर नीति और सिमरन चले जाते हैं। यहाँ विजय मीना से कह रहा था कि अभी भी 10 लड़कियां कम हैं, जिस पर मीना कहती है कि मितुल नाम का आदमी है, वो हमें 10 लड़कियां दे सकता है, उससे डील करनी होगी। तब विजय कहता है कि इससे तो हम काफी कम पैसा बना पाएंगे और अभी तो भाई जी को भी लोन चुकाना है। असल में ये भाई जी कोई माफिया टाइप का आदमी था जिससे मीना ने पैसे उधार लिए थे। तभी विजय पर उन्हीं 2 लड़कों का फोन आता है जो कहते हैं कि हमने उस कल्याणी को तो मार दिया पर मुझे और पैसे चाहिए। तब विजय कहता है कि एड्रेस भेज दो, मैं आकर देता हूँ। इधर नीति और सिमरन उसी सुनील से आकर मिलते हैं तो सुनील उन्हें देखकर बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी नीति को एक लड़की दिखती है जो उसे इशारे करके बुलाती है। असल में ये सुनील की बीवी थी। फिर नीति उसे फोटो दिखाकर पूछती है कि ये शादी किसने कराई थी। तो ये लड़की बताती है कि फोटो में जो दिख रहे हैं ये विजय है और ये कुसुम, साथ ही इसमें बड़ी दीदी भी है जिसकी फोटो क्लियर नहीं थी। नीति पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो ये लड़की कहती है कि मुझे धंधे में ढकेल दिया गया था और फिर एक दिन मुझे यहाँ शादी के लिए लाया गया, इसलिए मेरे साथ कई लड़कियों ने ऐसे बूढ़ों से शादी कर ली ताकि हमें रहने के लिए घर मिल जाए। हालांकि यहाँ ये लड़की शबनम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर नीति कहती है कि तुम हमारे साथ चलो ना, लेकिन वो लड़की मना कर देती है कि अब यही मेरी जिंदगी है। इधर वर्तिका को लंदन ने बता दिया था कि वो दोनों शूटर एक लॉज में छुपे हैं, तो वर्तिका भी उन्हें पकड़ने उस लॉज में आ जाती है और जैसे ये कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि इन्हें पहले ही कोई मार चुका है। तब भूपेंद्र बाहर की ओर भागता है ताकि वो कातिल को पकड़ सके। उसी समय भूपेंद्र के सामने विजय आता है और उस पर बंदूक तान कर कहता है कि तुम पुलिस वाले हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मेरे पीछे आओगे तो मारे जाओगे। ये कहकर वो भाग जाता है और भूपेंद्र इतनी पास से मौत को देखकर डर चुका था। फिर हम देखते हैं कि भूपेंद्र उस विजय का स्केच बनवा रहा था। तभी वर्तिका आकर विजय को फोटो दिखाती है जो नीति ने भेजी थी। यहाँ विजय मीना के पास आता है और कहता है कि पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है, इसलिए मुझे आज ही लड़कियों को लेकर सूरत जाना पड़ेगा। तब मीना कहती है कि तुम लड़कियों को लेकर निकलो और मैं कुसुम को फोन करती हूँ, वो भी वहाँ मिल जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि नीति और सिमरन ने एक जगह पर रेड मारी है जहाँ पर कुसुम भी आई थी और ये लोग कुसुम को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर नीति कुसुम से बड़ी दीदी के बारे में पूछती है पर कुसुम एक भी शब्द नहीं बोलती। तब सिमरन कुसुम को टॉर्चर करती है और पूछती है कि ये बता शबनम अब कहाँ है, जिस पर कुसुम कहती है कि वो झुंझुनू में किसी तेजपाल के यहाँ है और सब उसे सुनीता बुलाते हैं। तब ये खबर नीति वर्तिका को देती है और साथ ही बताती है कि इस हवेली में काफी सारे बिस्तर पड़े थे, जैसे यहाँ पहले भी लड़कियां होंगी, जरूर उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा है। तब वर्तिका कहती है कि पहले हम कल शबनम को ले आते हैं फिर आगे का देखेंगे। वहीं सिमरन को एक कार दिखती है जिस पर खून लगा था, इसलिए वो उसकी इंक्वायरी करने लगती है। इधर जॉन पर बार बार मीना कॉल कर रही थी डिलीवरी के बारे में पूछने के लिए, पर जॉन कॉल नहीं उठाता और हम देखते हैं कि जिस
जिस लड़की को मीना ने बेचा था उसे तो इन लोगों ने मार डाला है। वहीं विजय लड़कियों को लेकर सूरत निकल चुका है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में विजय लड़कियों के साथ सूरत में आ जाता है, जहां सारी लड़कियां घबराई हुई थी। वहीं यहाँ वर्तिका से उसका पति कहता है कि आज सीनियर्स की मीटिंग है, इसलिए तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा अपने केस के बारे में अपडेट देने। जिस पर वर्तिका कहती है कि पहले तो मुझे कहीं जाना है, अगर टाइम रहा तो आऊंगी। फिर यहाँ नीति शबनम की ओर जाने लगती है और उसके पीछे कुसुम की मीना बेल करा देती है। तब यहाँ सिमरन बस ये देखती रह जाती है। इसके बाद मीना कुसुम से कहती है कि तू सूरत निकल, और अब अगर तुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैं बचाने भी नहीं आऊंगी। तब कुसुम भी बताते हैं कि 2 पुलिस वाली आपके बारे में पूछ रही थी, हालांकि सब अभी तक यही जान पाए हैं कि कोई बड़ी दीदी है, आपका नाम सामने नहीं आया। ये बताकर कुसुम चुपचाप सूरत निकल लेती है। इधर शबनम को लेने वर्तिका, नीति और भूपेंद्र आ गए थे और वर्तिका शबनम के पति से कहती है कि मुझे पता है आपकी शादी कैसे हुई है, इसलिए पुलिस के बीच में मत आइए। पर शबनम का पति कहता है कि शबनम तो यहाँ से भाग चुकी है और उसने मेरा ट्रैक्टर भी जला दिया है। इस पर वर्तिका अपनी टीम के साथ शबनम को ढूंढने निकल जाती है। वहीं यहाँ सिमरन उसी कार की इंक्वायरी कर रही थी जिस पर कल खून लगा था। तो वहाँ का आदमी कहता है कि जैसे ही इसके ओनर का कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इधर वर्तिका जब अपनी कार से जा रही होती है तभी उसे शबनम बस में बैठी नजर आती है, तो वो शबनम को अपनी कार में बैठा लेती है, ये कहकर कि तुम्हारी जान खतरे में है। जिसके बाद ये लोग शबनम को लेकर घर जाने लगते हैं और नीति सिमरन को ये खुशखबरी सुनाती है। तो सिमरन भी कहते कि कुसुम को बेल मिल चुकी है। ये सुनकर नीति फिर उदास हो जाती है। अब यहाँ थाने में आकर जब वर्तिका शबनम को नूर के बारे में बताती है तो शबनम कहती है कि मेरे टोटल 3 बच्चे थे और वो उनकी फोटो दिखाती है। शबनम आगे अपनी कहानी बताती है कि जब मैं 16 साल की थी तो मुझे एक लड़के से प्यार हुआ और मैं उसके साथ भाग गई। फिर बच्चे पैदा हुए और वो लड़का मुझे धोखा देकर चला गया। फिर मैं काम के सिलसिले में दिल्ली आई और मुझे कल्याणी मिली, जिसने मुझे धंधे पर लगा दिया और मेरे सामने उसने शर्त रखी कि यहाँ से निकलना है तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। जिसके चलते कल्याणी ने मेरे बड़े बेटे को मुजफ्फरपुर भेज दिया और छोटे बेटे को किसी बब्बू को दे दिया। वहीं मेरी नूर को उसने अपने पास रख लिया था। जिसके बाद मुझे बड़ी दीदी और कुसुम के हवाले कर दिया गया और उन्होंने ही मेरी शादी करा दी। वहाँ मेरा पति मुझे बहुत मारता था, इसलिए मैंने गुस्से में उसका ट्रैक्टर जलाया और वहाँ से भाग गई। फिर जब वर्तिका पूछती है कि ये बड़ी दीदी का नाम क्या है तो शबनम कहती है कि मीना। तब वर्तिका शबनम को बता देती है कि नूर की हालत कितनी खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पर शबनम कहती है कि मुझे मेरी बच्ची को देखना है। जिसके बाद ये लोग शबनम को नूर से मिलाते हैं और अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर शबनम टूट जाती है। इधर वर्तिका सीनियर्स को अपने केस की रिपोर्ट देने नहीं आई थी, जिसके चलते वहाँ वर्तिका के पति को काफी बातें सुननी पड़ती है। फिर रात को जब वर्तिका घर आती है तो उसका पति उसे कह देता है कि तुम बहुत ही लापरवाह हो जो मीटिंग में नहीं आई। इसी बात पर वर्तिका और उसके पति की बहस हो जाती है। इधर कुसुम सूरत आ चुकी थी और वहाँ विजय भी लड़कियां लेकर अपने अड्डे पर आता है। यहाँ वर्तिका पर लंदन का फोन आता है जो बताता है कि कोलकाता के एक आदमी मित्तल दिल्ली में आ रहा है जो लड़कियां सप्लाई करता है और वो इस होटल में रुका है। ये सुनकर वर्तिका समझ जाती है कि जरूर वो किसी डील के लिए आया होगा। फिर हम देखते हैं कि सिमरन का वो आदमी उस कार का एड्रेस बता देता है जो कि एक फार्म हाउस था और सिमरन वहीं निकल लेती है। जिसके बाद सिमरन जब फार्म हाउस में आती है तो अंदर घुसते ही एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। इधर वर्तिका अपनी टीम के साथ उस मित्तल को पकड़ने जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मीना चक्कर खाकर गिर गई है और वर्तिका ही उसे आकर संभाल रही थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में वर्तिका मीना को होश में लाती है। असल में मीना का बीपी डाउन हो गया था, इसलिए उसे चक्कर आ गए। फिर यहाँ वर्तिका को देखकर मीना किसी बहाने से निकल जाती है और वर्तिका ने अभी तक मीना को नहीं पहचाना था। वहीं भूपेंद्र भागता हुआ आता है कि मित्तल का रूम तो खाली है। जिस पर वर्तिका वहाँ वेटर से पूछती है कि मित्तल ने कौन सा टेबल बुक किया था और वेटर उसी टेबल पर इशारा करता है जहाँ मीना बैठी थी। ये सुनकर तो वर्तिका के होश उड़ जाते हैं कि उसने मास्टरमाइंड को जाने दिया। वहीं मीना अब तक वहाँ से दूर जा चुकी थी और उस पर जॉन का फोन आता है कि मुझे 72 घंटे में लड़कियां चाहिए। पर मीना के पास तो पूरी 40 लड़कियां नहीं थी और अब पुलिस भी एक्टिव है, तो इन्हें कैसे भी करके लड़कियां थाईलैंड पहुंचानी है। फिर मीना पर विजय का कॉल आता है जो बताता है कि भाई जी का फोन आया था, उन्हें पैसे चाहिए। ऐसा करते हैं कि जितने पैसे हमारे पास हैं भाई जी के आदमी को दे आते हैं, बाद में अकाउंट सेटल कर लेंगे। तो मीना भी मान जाती है। यहाँ नीति सिमरन को कॉल करने की कोशिश करती है तो उसका फोन नहीं लगता, इसलिए वो सिमरन के सीनियर से सिमरन के बारे में पूछती है, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता था, जिससे नीति समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर नीति वर्तिका से रोहतक जाने की परमिशन लेती है क्योंकि उसे सिमरन को बचाना था। जिसके बाद वो रोहतक निकल जाती है। इधर सिमरन को फार्म हाउस में ही रखा गया था। फिर हम जयराज और विमला को देखते हैं जो कल्याणी की बेटी को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके जरिए इन्हें शबनम के बेटे का पता मिल जाता है। तब ये सीधा स्टेशन पर आते हैं और वहाँ इन्हें शबनम का बेटा मिल जाता है, जिससे यहाँ के लोग भीख मंगवा रहे थे। फिर इसकी खबर ये लोग वर्तिका को देते हैं तो वर्तिका भी खुश हो जाती है। फिर वर्तिका भूपेंद्र से कहती है कि खन्ना कल होटल में नहीं आया, पर मीना उससे होटल में मिलने आई थी। इसका मतलब है कि मीना वहाँ लड़कियों की डील करने आई होगी। शायद उसे लड़कियों की कमी हो रही है जो मित्तल देने वाला
था। इधर जॉन जब लड़कियों की फोटो देख रहा था तो उसे सोनम पसंद आ जाती है, इसलिए वो मीना से कहकर सोनम से वीडियो कॉल पर बात करता है। पर सोनम तो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती और अब सोनम समझ गई थी कि उसका बचना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद मीना और विजय भाई जी के पैसे देने निकल जाते हैं ताकि वो उन्हें परेशान ना करे। इधर सुधीर भी बब्बू नाम के एक आदमी तक पहुंच जाता है जिसके पास शबनम का दूसरा बेटा था और वहाँ पता चलता है कि बब्बू शबनम के बेटे को अपने बेटे की तरह रखता था। तब सुधीर उस बच्चे को लेकर शबनम के पास आ जाता है और अपने दोनों बच्चों से मिलकर शबनम बहुत खुश होती है, जो देख वर्तिका का दिल भी भर आया था। इधर विजय और मीना जब भाई जी के आदमी को पैसे देते हैं तो वो कहता है कि ये तो बहुत कम है, भाई जी ने पूरे पैसे देने को कहा है। साथ ही वो मीना की काफी बेइज्जती भी कर देता है, जिस पर मीना को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को गोली मार देती है, जो देखकर विजय को भी बाकी लोगों को मारना पड़ता है और फिर ये दोनों चुपचाप इस होटल से निकल जाते हैं। इधर नीति रोहतक आ गई थी सिमरन को ढूंढने के लिए और उसे सिमरन के डेस्क पर कुछ फोटोज मिलती है, जिससे नीति को फार्म हाउस का पता चलता है। वहीं यहाँ विजय अपने अड्डे पर आकर मीना पर भड़क रहा था कि तूने गोली क्यों चलाई, लेकिन मीना कहती है कि मुझे गुस्सा आ गया था। पर यहाँ विजय जानता था कि अब ये 3 खून उन्होंने किए हैं ना, उसकी खबर पुलिस को मिल जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि वर्तिका को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि विजय और मीना सूरत में देखे गए हैं, जिन्होंने दिन दहाड़े 3 लोगों को मार डाला। ये सुनकर वर्तिका चौंक जाती है। फिर वर्तिका सीधा सूरत आती है और वहाँ ये लोग जांच करने लगते हैं। इधर नीति पुलिस वालों के साथ उसी फार्म हाउस में घुस जाती है जहाँ ये लोग एक लड़के को पकड़ लेते हैं और यहाँ नीति को सिमरन भी मिल गई थी। जिसके बाद ये दोनों आकर उस लड़के को टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि बता ये फार्म हाउस किसका है। तब ये लड़का बड़ी दीदी का नाम लेता है। फिर नीति उस लड़के का नंबर अपने ऑफिसर को भेजती है और कहते कि इस फोन से कहीं भी बात होना तो उस नंबर को ट्रेस कर लेना। जिसके बाद नीति उस लड़के से अपने मालिक को फोन मिलाने को कहती है और यहाँ ये फोन विजय उठाता है, जिससे इन्हें विजय की लोकेशन मिल जाती है। वहीं विजय भी समझ गया था कि जरूर फार्म हाउस पर गड़बड़ हुई है, क्योंकि फोन पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तब विजय मीना से कहता है कि हमें कल की जगह अभी निकलना होगा, क्योंकि पुलिस ने मुझे ट्रेस कर लिया है शायद। तब वो लड़कियों को सीधा यार्ड की ओर लेकर चल देता है, क्योंकि वो इन्हें थाईलैंड भेजने वाला था। वहीं नीति विजय की लोकेशन वर्तिका को भेज देती है, जो कि वर्तिका से थोड़ी दूरी पर था। तब वर्तिका भी उस लोकेशन की ओर निकल जाती है। वहीं यहाँ विजय लड़कियों को ट्रक में बैठा रहा था। इतने में पुलिस की कार देखकर विजय उन पर गोली चलाता है और इसी बात का फायदा उठाकर मीना लड़कियों के साथ यार्ड की ओर निकल लेती है। वहीं यहाँ भूपेंद्र विजय का पीछा करता है और उसके कंधे पर गोली मारता है, पर विजय जैसे तैसे बचकर निकल जाता है। हालांकि उसका फोन भूपेंद्र के हाथ में लग गया था। जिसके बाद यहाँ वर्तिका देखती है कि यहाँ तो लड़कियों का सामान पड़ा है, यानी यहाँ काफी सारी लड़कियाँ थी जिन्हें मीना अपने साथ ले गई है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीना कंटेनर यार्ड में लड़कियों को ले आई है। वहीं आज डॉक्टर आकर बताती है कि हम नूर को नहीं बचा पाए, जो सुनकर शबनम रोने लगती है और बाकी सब भी ये जानकर उदास थे। तब मीडिया वाले वर्तिका से सवाल करते हैं कि क्या अब उस लड़की को नूर के मर्डर के इल्जाम में सजा मिलेगी, जिस पर वर्तिका कहती है कि वो लड़की भी बाकी सब लोगों की तरह विक्टिम है, उसके साथ क्या क्या हुआ है आप लोगों को पता भी नहीं है। इस पर मीडिया वाले चुप हो जाते हैं। वहीं यहाँ नूर के जाने से नीति भी रो रही थी। अब आज मीना सारी लड़कियों से कह रही थी कि जहाँ मैं तुम्हें भेज रही हूँ ना, वहाँ तुम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन वहीं एक लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है, जो देख मीना को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को मारना शुरू कर देती है। तब सोनम उसे बचाने आती है और ये देख कुसुम सोनम को भी खूब मारती है। यहाँ भूपेंद्र अपने आदमी से कहता है कि ये विजय का फोन है, इसे हैक करो, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब ये आदमी उसी काम में लग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि विजय जिंदा है और वो यार्ड की ओर आ रहा है। जिसके बाद वर्तिका को उसके सीनियर इस केस के सिलसिले में बुलाते हैं और कहते हैं कि अब ये केस हमें सीबीआई को देना होगा। लेकिन वर्तिका एक दिन का समय मांगती है ताकि वो ये केस खत्म कर सके। वहीं यहाँ मीना विजय के फोन पर कॉल करती है तो यहाँ भूपेंद्र का आदमी मीना की लोकेशन ट्रेस कर लेता है, जो कि मुंबई के यार्ड की लोकेशन दिखा रहा था। ये बात जाकर वो वर्तिका को बताता है और वर्तिका अपने सीनियर से परमिशन लेकर बच्चियों को बचाने निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि कंटेनर में लड़के को डालने से पहले कुसुम सबको बेहोशी की दवा खिलाती है, पर यहाँ सोनम ने वो दवाई नहीं खाई थी क्योंकि उसे यहाँ से निकलना था। उसी समय वहाँ सोनम की साथी की तबीयत और बिगड़ जाती है। ये देख कुसुम उसे संभालती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सोनम वहाँ से भाग निकलती है। फिर कंटेनर में लड़के को डालते वक्त एक लड़की जब कम निकलती है तो मीना को बहुत गुस्सा आता है कि एक लड़की कहाँ भाग गई और वो कुसुम पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि इन्हें कैसे भी करके जॉन तक 30 लड़कियां पहुँचानी थी, क्योंकि वैसे भी 10 लड़कियां पहले से कम हैं। तब मीना एकदम से कुसुम को मार कर बेहोश कर देती है और कहती है कि इसे मिलाकर 30 हो गए। फिर ये लोग कंटेनर बंद कर देते हैं और इन्हें थाईलैंड ले जाने की तैयारी शुरू करते हैं। उसी समय यार्ड पर वर्तिका मुंबई पुलिस के साथ आती है और ये लोग वहाँ पर छापा मारते हैं। वहीं विजय भी यार्ड पर आ गया था। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही वर्तिका को सोनम दिखती है, जो भागने की कोशिश कर रही थी और वर्तिका उससे पूछती है कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। तब सोनम भी दिमाग पर जोर डालती है और उसे कंटेनर का नंबर याद आता है, जो वो वर्तिका को बताती है। तब वर्तिका भी उस कंटेनर को ढूंढने निकल जाती है और उसने सोनम के साथ विमला को बाहर रख दिया था।
था ताकि बाहर सोनम सेफ रहे। इसके बाद वर्तिका की टीम उस नंबर की मदद से कंटेनर को ढूंढ लेती है और यहाँ सारी लड़कियों को देखकर वर्तिका की जान में जान आती है। वहीं कुसुम को यहाँ बेहोश पड़ा देखकर ये लोग हैरान थे। इधर हम मीना को देखते हैं जो पुलिस का सायरन सुनकर ही मेन गेट पर आ गई थी वहाँ से भागने के लिए, पर बाहर तो विमला बंदूक लेकर खड़ी थी। तभी विमला पर मीना गोली चलवाती है और विमला मीना के आदमियों को मार डालती है, जिसके डर से मीना वापस अंदर भाग जाती है और विमला वर्तिका को इन्फॉर्म करती है कि मीना आपकी साइड आ रही है। तब थोड़ा आगे जाते ही वर्तिका को मीना मिलती है और वो उसे अरेस्ट करने जैसे आगे बढ़ती है तो वहाँ विजय आकर वर्तिका पर गोली चलाता है और मीना विजय के साथ भागने लगती है। लेकिन तभी आगे भूपेंद्र विजय को मार डालता है और ये देख मीना बौखला गई थी। तभी माँ वर्तिका भी आती है जो जिंदा थी और वो मीना को शूट कर देती है। यानी इन्होंने पूरा मैटर यहीं पर खत्म कर दिया, जिसके बाद सारी लड़कियों को उनके टांग पहुंचा दिया जाता है और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों आपको इसके अलावा और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा।